हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ था बोहर मॉडल और बोहर मॉडल पे बेस्ड एक डेरिवेशन पढ़ा हुआ था। देखिए स्टार्टिंग करते हैं अभी। जैसे रदरफोर्ड मॉडल के फेलियर की हमने बात की थी, मैं वहीं से थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। रदरफोर्ड का फेलियर क्या था कि रदरफोर्ड ने बोला न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की जहां मर्जी होगी वहां घूमेगा, तो वो कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, तो इसका हमने कंक्लूजन ये निकाला था कि उसने हर फ्रीक्वेंसी की स्पेक्ट्रल लाइंस को शो करना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि सारी की सारी स्पेक्ट्रल लाइंस की सारी फ्रीक्वेंसीज की स्पेक्ट्रल लाइन नहीं होती है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था, जैसे मान लो 5 फ्रीक्वेंसी, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, ये सर्टेन फ्रीक्वेंसी की स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिल रही है, ठीक है। जबकि रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा था जैसे कि सारी की सारी स्पेक्ट्रल लाइंस होनी चाहिए। इसके लिए क्या किया, बोहर ने अपना मॉडल दिया। बोहर ने बोला था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्टेन ऑर्बिट में घूमेगा और स्पेक्ट्रम कब जनरेट होगा, जब वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा और हायर से वापस जंप करता है तो उनके एनर्जी डिफरेंस के बराबर। जैसे अगर इसकी एनर्जी लेवल एक का E2 है, एक का E1 इक्वल टू h न्यू, तो यहाँ पे न्यू क्या होता है आपके पास, यहाँ से न्यू निकल जाएगा E2 माइनस E1 अपॉन h। इतनी फ्रीक्वेंसी की स्पेक्ट्रल लाइंस को जनरेट करेगा। अब अगर वो 2 से 1 में जंप करता है तो E2 माइनस E1 आएगा, 3 से 1 में जंप करेगा तो यहाँ पे E3 माइनस E1, 4 से 1 में, इस तरीके से सर्टेन स्पेक्ट्रल लाइंस आपके पास देगा। तो इसने जो एक्सप्लेन किया और जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे दोनों सेम थे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग, बोहर ने जो स्टडी की है वो हाइड्रोजन पे स्टडी की है। जो हमने पिछली क्लास में हमने फॉर्मूले निकाले थे वो हाइड्रोजन एटम के लिए हमने ड्राइव किया था। तो हमने हाइड्रोजन एटम के लिए क्या फॉर्मूला ड्राइव किया था, देखो 2 फॉर्मूले ड्राइव किए थे हमने हाइड्रोजन एटम के लिए। एक तो उसकी एनर्जी को डिफाइन किया था और एक उसके वेव नंबर को डिफाइन किया था। तो यहाँ पे देखिए En इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक फॉर्मूला ये था। एक हमारे पास न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर था। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए इस फॉर्मूले का डिस्कशन कर लेते हैं पहले। आप यहाँ पे एनर्जी लेवल आपको डायग्राम को डिफाइन करने के लिए बोलेगा, तो आप बोलोगे कि n इक्वल टू 1 पे आपके पास ये ग्राउंड स्टेट हो गई, ये ग्राउंड स्टेट हो गई। और यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखोगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे आप n इक्वल टू 2 रख लीजिए, तो 2 2 जा 4, 4 से डिवाइड करोगे 4 3 जा 12, तो ये आपके पास n इक्वल टू 2 पे जो आपके पास वैल्यू आती है, ये वैल्यू आएगी सॉल्व करके -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जैसे आपके पास, इसको चलो बाद में लिख लेंगे, ये न्यूक्लियस है, ये पहली स्टेट है आपकी, n इक्वल टू 1 है, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। n इक्वल टू 1 से अगर आपका इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 में जाता है तो आप बोलेंगे कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हुई। अगर वो n इक्वल टू 1 से 2 में जा रहा था तब तो ऐसा है, अगर n इक्वल टू 1 से आप उसको 3 में भेज रहे हैं तो ये आपका फर्स्ट एक्साइटेशन हुआ, ये आपका सेकंड एक्साइटेशन हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 से 2 में आपको भेजना है तो कितनी एनर्जी की जरूरत है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस कर दो। तो इन दोनों का डिफरेंस करोगे, इस एनर्जी को हम लोग इसको E1 से डिफाइन कर देते हैं, इसको E1 लिख दो, इसको E2 लिख दो। तो अगर आपके पास फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी किसी ने पूछा, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, तो वो आपके पास हो जाएगी E2 माइनस E1। तो ये कितना है, -3.4 माइनस 13.6, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये होता है कि आप ये बोलेंगे कि आपको अगर फर्स्ट स्टेट पे एक्साइट करना है इलेक्ट्रॉन को तो आपको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। अब अगर आप मान लो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 पे भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 लिखोगे, 3 3 से 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो E3 की वैल्यू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। अब किसी ने आपसे मान लो सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी पूछी तो वो होगी E3 माइनस E1। अब E3 में से E1 को माइनस करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड से ही 2 में भेजोगे, ग्राउंड से ही उसको कहां भेजोगे आप, 3 में भेजोगे। तो E3 माइनस E1 आपने जब किया तो -1.51 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेंगे, तो जो इसका डिफरेंस निकल के आएगा -1.51 प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इनका डिफरेंस निकल के आएगा ये आपके पास सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी हो जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि भाई एक्साइटेशन एनर्जी को डिफाइन करो और आयनाइजेशन पोटेंशियल को डिफाइन करो। तो एक्साइटेशन एनर्जी हो गई कि ग्राउंड स्टेट से जिस स्टेट में आपको भेजना है उस स्टेट में भेजने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू
send an electron from ground state to any state. If you are sending it to the second state, then that is called first excitation. If you are sending from n equal to 1 to 3, then this is second excitation. If you are sending from n equal to 1 to 4, then that will be third excitation. तो ये आपके पास excitation energy कहलाती है. एक कहलाता है आपका आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल. देखो जैसे Na है, Na आयन कब बनेगा, Na प्लस तब बनेगा जब उसका इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट को छोड़ के चला जाएगा. यहाँ पे से जो इलेक्ट्रॉन है इसको छोड़ के चला जाएगा. हायर स्टेट में भेजना, इलेक्ट्रॉन को लोअर स्टेट से हायर स्टेट में भेजना एक्साइटेशन कहलाता है. अगर उस इलेक्ट्रॉन को मैं इतनी एनर्जी दे दूं कि वो उस एटम को छोड़ के बाहर चले जाए, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल. कोई भी एटम तभी तो आयन बनेगा जब उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा. तो यहां से इस इलेक्ट्रॉन को n इक्वल टू 1 से बाहर भेजने के लिए, तो अब जब हम इसमें ऑर्बिट की बात करते हैं तो 2, 3, 4, 5, 6 लास्ट ऑर्बिट क्या होगा हमें पता नहीं. तो हमने कहा n इक्वल टू इन्फिनिटी. तो आप यहां बोलेंगे कि n इक्वल टू 1 टू the energy required to send an electron from n equal to 1 to n equal to infinity. n equal to infinity का मतलब हो गया कि एटम को छोड़ के वो बाहर चले जाएगा. That energy is called ionization potential. तो अगर आप ionization potential को डिफाइन करते हैं, EI डिफाइन करोगे, वो होगा energy of infinite state minus energy of first state. Then energy of infinite state obvious सी बात है, आप यहाँ पे infinity रख दोगे तो minus 13.6 अपॉन infinity स्क्वायर माइनस आपके पास माइनस 13.6 अपॉन 1 स्क्वायर. ठीक है, तो ये इन्फिनिटी 1 अपॉन 0, ये 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आपका आंसर हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आप कह रहे हैं कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजिंग एनर्जी जो है वो आपके पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दूंगा तो वो इस एटम को छोड़ के बाहर चला जाएगा. दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल. और एक चीज और ध्यान लगाना, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आता है फॉर्मूले में, कभी कभी अगर पूछे तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, ये नेगेटिव साइन का इंडिकेशन है इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंडेड हैं. क्योंकि वो बाउंडेड हैं इसलिए साइन किसका आ रहा है, नेगेटिव का आ रहा है. नेगेटिव साइन दिखाता है कि वो इस सिस्टम के साथ बाउंडेड है. तो मैंने आपको आयनाइजेशन बताया. आयनाइजेशन n इक्वल टू 1 से कहाँ जाना, n इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाना आयनाइजेशन हो गया. फर्स्ट से सेकंड में जाना, फर्स्ट से थर्ड में जाना, ये एक्साइटेशन हो गया. इसको फर्स्ट एक्साइटेशन बोलते हैं, इसको हम सेकेंड एक्साइटेशन बोलते हैं. और ये एनर्जी लेवल इसका डायग्राम अगर आप बात करेंगे तो ये हो गया सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. ये सबके नोट्स में आपको भेज दूंगा प्रॉपर लिखने के लिए. अब इस तरीके से डिफाइन करना, फर्स्ट एक्साइटेशन में 2 से 1 को माइनस करना है, सेकेंड एक्साइटेशन में 3 से 1 को माइनस करना है, थर्ड एक्साइटेशन अगर आप निकालोगे 4 में से 1 को माइनस करना. 4 के लिए क्या करना है, यहाँ रख देना, 4 4 जा 16 माइनस 0.51 आता है शायद, डिवाइड कर, सॉरी माइनस 0.75 के आसपास वैल्यू आएगी, डिवाइड करके देख लेना जो भी वैल्यू आएगी. ठीक है, इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे. आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब मैंने क्लास की स्टार्टिंग की थी अभी तो बात की थी कि सर्टेन फ्रीक्वेंसी मिली. तो यहाँ पे जब स्टडी किया गया स्पेक्ट्रम को और ज्यादा, तो हम क्या कहते हैं, देखो हमें 5 सीरीज मिलती हैं. देखिए ये न्यूक्लियस है, n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे खूब सारे बना देते हैं. ये 7 हो गया. देखिए अब हमारे पास सीरीज होती है, पहली है लाइमन सीरीज. ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन, ये स्टेट 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे, जब सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है हायर स्टेट से अगर वो 1 में लौट रहे होते हैं, हायर से सारे के सारे अगर 1 में लौट रहे, तो मैंने ऑलरेडी बना दी, देन दिस सीरीज इज कॉल्ड लाइमन. लाइमन कौन सी है, जब ट्रांजिशन आपका कहां से कहां तक होता है. जैसे आपके पास मैंने न्यू बार इक्वल टू फॉर्मूला लिखा था 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. व्हेन n1 इक्वल टू 1 एंड n2 इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से जब 1 में लौट के आता है, देन दिस सीरीज इज कॉल्ड लाइमन सीरीज. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लाइमन बोल देंगे. अभी मैं कुछ चीजें इसमें अभी रोक रहा हूं. तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा आर, यहाँ पे 1 अपॉन n1 तो 1 है, 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं. n2 आप रखते रहोगे. अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, देखो 2 तरीके के क्वेश्चन है. अगर पूछा जाएगा कि फर्स्ट मेंबर कौन होगा, और जैसे मान लो फर्स्ट मेंबर एक तो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और एक लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करते हैं. तो यहाँ पे आप समझ के चलिए, जैसे रिलेशन है 1 अपॉन लैम्डा आपने लिख रखा है.
तो ऑब्वियस ही बात है, एक शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की जब आप बात करोगे तो मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था अभी, E2 माइनस E1 इक्वल टू, मैंने बोला था एच न्यू होता है। न्यू क्या होता है? C अपॉन लेमडा। तो लेमडा क्या होगा देखो, HC अपॉन E2 माइनस E1। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करता है, फर्स्ट मेंबर और लास्ट मेंबर की बात करता है। तो कैसे समझना? फर्स्ट मेंबर ऑब्वियस ही बात है, जब 2 से 1 में जंप करेगा तो पहला मेंबर मिलेगा। लास्ट मेंबर जब इनफाइनाइट, लास्ट मैंने बोला था अभी, ये डॉट 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 लास्ट कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। जब वो इन्फिनिटी से 1 में जंप करेगा तो वो लास्ट मेंबर कहलाएगा। 2 मेंबर्स हो गए, ठीक है। फर्स्ट मेंबर 2 से 1 में जंप करने वाला फर्स्ट मेंबर हुआ। इसको जब 2 से 1 में जंप कर रहा है उसको H अल्फा लाइन बोलते हैं। जैसे केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, अल्फा बीटा गामा सीक्वेंसिंग होता है। अल्फा पहला नंबर, बीटा दूसरा, गामा तीसरा, डेल्टा चौथा। अगर वो 3 से 1 में जंप करे तो उसको H बीटा बोलते हैं। 4 से 1 में जंप करे तो वो H गामा होगा। ये लाइमन के लिए है, बामर के लिए कंडीशन चेंज हो जाएगी, उसमें सब 2 में जंप करते हैं। बामर की अगर मैं बात करता तो सारे के सारे ये 2 में जंप करेंगे इस तरीके से। ये बामर सीरीज हो गई, ठीक है। तो सारी की सारी कहानी सेम रहेगी यहाँ पे। अभी चलो बामर का डिस्कशन करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कम होगी। बच्चों देखो, लेमडा और ये जो डिफरेंस है E2 माइनस E1 इनवर्स रिलेशन है। अगर ये डिफरेंस कम होगा वेवलेंथ ज्यादा होगी, डिफरेंस ज्यादा होगा वेवलेंथ कम होगी। फिर से बोल रहा हूं, डिफरेंस कम होगा वेवलेंथ ज्यादा होगी, डिफरेंस ज्यादा होगा वेवलेंथ कम होगी। अब आप सोचो, एक बार 2 से 1 में जंप कर रहा है और एक बार इन्फिनिटी से 1 में जंप कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंस ज्यादा कब होगा? जैसे आप 2 से 1 में जंप की बात करते हैं, एक बार इन्फिनिटी से जंप कर रहा है, तो जब यहां जंप करेगा तो एनर्जी डिफरेंस कम होगा। एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। और जब इन्फिनिटी से जंप करेगा तो उसका एनर्जी डिफरेंस कम हो जाए। एनर्जी डिफरेंस उस केस में, सॉरी, जब 2 से 1 में जंप करेगा तो एनर्जी डिफरेंस कम होगा, वेवलेंथ ज्यादा होगी। जब इन्फिनिटी से यहां जंप करेगा तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा। एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होने का मतलब होता है कि वेवलेंथ कम होगी। तो ये वाली आपके पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और ये वाली आपके पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो जाएगी। तो कैसे हम लोग निकालते हैं, ये समझ में आ गया होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का। पहला आप क्या करना है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ बताओ। फर्स्ट मेंबर वेवलेंथ क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज। तो आप बोलेगे फर्स्ट मेंबर कौन है? जब ट्रांजिशन हो रहा है 2 से 1 में, तो N1 कितना हो गया 1 और N2 तुम्हारे पास कितना हो गया 2। तो बेटा यहाँ पर 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा 1 अपॉन R N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ठीक है। R की वैल्यू लिख दोगे और N1 और N2 की वैल्यू लिख दोगे, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू लिख दोगे और यहाँ पे सॉल्व कर लोगे आप इसको 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। मैं भी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जो सॉल्व करके आएगा वो आपके पास वैल्यू होगी, फर्स्ट मेंबर होगी। और जहाँ से वेवलेंथ आएगी वो आपके पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। फिर आपसे लास्ट मेंबर अगर पूछता है तो लास्ट मेंबर निकालने का तरीका क्या होता है? देखो लास्ट मेंबर निकालने के लिए बोलेगा तो आप बोलोगे इन्फिनिटी टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे N1 की जगह आपको 1 लिख देना है और N2 की जगह पे आपको इन्फिनिटी लिख देना, बाकी सब सेम प्रोसेस में सॉल्व कर दोगे। आई होप आप कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू R 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाता है, यानी कि R हो गया। तो यहाँ से लेमडा निकालोगे तो लेमडा कितना हो जाएगा 1 अपॉन R। तो ये सीरीज लिमिट भी बोलते हैं इनको। जैसे ये वेवलेंथ और ये वेवलेंथ जो आएंगी वो सीरीज लिमिट है। यहाँ से स्टार्ट एक वेवलेंथ का एक एंड ये आएगा, एक एंड ये आएगा, ठीक है। ये लाइमन के लिए पड़ी। अब क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि किस रीजन में पड़ती है, तो आप यहाँ ध्यान दो, विबग्योर आप सब जानते हैं। विबग्योर आपको पता है विजिबल रीजन है, ठीक है। लाइमन के बाद अगली सीरीज आती है बामर। बामर विजिबल होता है, मैं आपको थोड़ा सा याद करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप ऐसे याद रखिए। विजिबल को आप थोड़ी देर के लिए विजिबल करके पढ़ लो इसको, विजिबल। तो विजिबल बी से बामर, बी से विजिबल याद रख लो, विजिबल करके याद करना। तो यहां पे देखिए जो आपके पास बामर सीरीज है वो आपके पास विजिबल रीजन में पड़ती है। ये बामर सीरीज की स्पेक्ट्रम हुआ विबग्योर वाला। वॉयलेट, वॉयलेट से पहले कौन होता है? अल्ट्रा वॉयलेट। अल्ट्रा वॉयलेट और रेड के बाद कौन आता है? इंफ्रा रेड। तो याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, पहले सीरीज कौन सी है? लाइमन, फिर है बामर, फिर ये बाकी की 3 है, ठीक है, पार्शियल ब्रैकेट फुंड। तो देखिए विबग्योर से पहले, वी से पहले अल्ट्रा वॉयलेट, वॉयलेट से पहले अल्ट्रा वॉयलेट। तो लाइमन जो है वो अल्ट्रा वॉयलेट रीजन में लाई करती है, बामर जो है वो विजिबल रीजन में लाई करती है। विजिबल, विजिबल से याद रखना। और उसके बाद की जो तीनों सीरीज है पार्शियल ब्रैकेट फुंड, वो आपकी इंफ्रारेड रीजन में लाई करेंगे। इसके बाद आपका इंफ्रारेड रीजन होता है। तो याद करने का बड़ा सिंपल तरीका, विबग्योर लिखो, वी से पहले अल्ट्रा वॉयलेट, आर के बाद इंफ्रारेड,
तो अब ये विब्योर वाला रीजन कहाँ पड़ेगा, बामर के लिए पड़ेगा। बामर से पहले कौन थी, लाइमन। बामर के बाद कौन है, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो अगली सीरीज तुम्हें लिखनी है, लाइमन के बाद अगली लिखोगे बामर। तो बामर के लिए क्या लिखोगे, व्हेन n1 = 2, सारे के सारे 2 में गिरते हैं और गिरेंगे कहां से, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर वो 2 में सारे के सारे जंप कर दें तो वो सीरीज आपकी बामर सीरीज हो जाएगी। तो यहाँ पे 2² आ जाएगा, यहाँ n2 कहां से शुरू होगा, इसमें 3 से शुरू होगा। लाइमन की जगह क्या कर रहा हूं मैं, अब बामर पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यहाँ फिर वही शॉर्टेस्ट फर्स्ट मेंबर बोलोगे तो फर्स्ट मेंबर कौन होगा, 3 से 1 में जो जंप करेगा, 2 में जंप करेगा। फर्स्ट मेंबर 3 से 2 में जंप करेगा। और लास्ट मेंबर कब होगा आपका, जो आपके पास इन्फिनिटी से 2 में जंप करेगा। उसमें सब 1 में जंप कर रहे थे, यहाँ सारे के सारे 2 में जंप करेंगे। लाइमन बामर, ठीक है, सब कर लोगे सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपके पास 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व कर लेना। बाकी बामर हो गया। फिर अगला आती है पाश्चन, लाइमन बामर, फिर आता है पाश्चन। पाश्चन के अंदर आपने क्या करना है, सारे के सारे 3 में जंप कर रहे होंगे, तो करेंगे कहां से, 4 से जंप करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 3² आ जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। फिर वही फर्स्ट मेंबर कब मिलेगा, जब आपके पास 4 से 3 में आप जंप करोगे। 4 से 3 में जंप करोगे तो फर्स्ट मेंबर आपको मिलेगा, ठीक है। 4 से 3 में जंप आप करेंगे तो फर्स्ट मेंबर मिलेगा। बाकी ये सारी चीजें आप सॉल्व कर लेना। पार्शियल, फिर ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट में 4 पे जंप करवाना है, कहां से, 5 6 7 से, ठीक है। फिर फुंड, पी फुंड करके ऐसे लिखते हैं, तो फुंड नहीं पढ़ना है, फुंड पढ़ना है, पी साइलेंट है इसमें। उसमें क्या होगा आपके पास, सारे के सारे 5 में जंप करेंगे। तो लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट और यहाँ पे आपको याद रखना है फुंड, याद रखना, ठीक है। फुंड, इसमें सब 1 में जंप करते हैं, इसमें सब 2 में जंप करते हैं, 3 में 4 में 5 में। इसमें 1 में जंप कर रहे हैं तो कहां से, 2 3 4। इसमें 2 में जंप कर रहे हैं तो 3 4 5 से जंप करेंगे। इसमें 3 में जंप करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, कहां से जंप करेंगे, 4 से 5 से 6 से। 4 में जंप कर रहे हैं तो 5 6 7 ऐसे। 5 में जंप कर रहे हैं तो 6 7 8 ऐसे करके जंप करेंगे। तो लाइमन बनाया 2 में, 1 में जंप कराया 2 में, फिर बामर, फिर मैं बनाऊंगा मान लो लाइमन बामर, फिर पाश्चन बनाऊंगा, तो यहाँ ऐसे सीरीज बन जाएगी। बाकी मैं फोटो भेज दूंगा। ब्रैकेट में बनाओगे, फिर यहाँ आएंगे सारे के सारे, सबको यहाँ जंप कराओ। और इसके बाद फुंड में बनाओगे तो फुंड में सारे के सारों को यहाँ जंप करा दो। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से हमने स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ ली। वेवलेंथ है, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, वो डिपेंड करता है। देखो मान लो फर्स्ट मेंबर की जगह तुम्हें सेकंड मेंबर पूछ देता लाइमन में, तो लाटे तो हम है नहीं। लाइमन का पहला मेंबर 2 से 1 में जंप करने में पहला मेंबर मिल रहा है, तो 3 से 1 में जंप करने में दूसरा मेंबर मिलेगा, 4 से 1 में जंप करने में तीसरा मेंबर मिलेगा, 5 से 1 में जंप करने में चौथा मेंबर मिलेगा। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके मैं वैसे ही ग्रुप में भेजूंगा, उसको खुद से सॉल्व करोगे। इसमें कुछ नहीं करना, आर की वैल्यू लिखनी है, बस ये दिमाग लगाना है। बामर में पहला मेंबर पूछेगा तो पहला 2 में मिलना है, 3 से 2, दूसरा मेंबर 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, 7 से 2। तो अलग अलग मेंबर्स की बात करें तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि सेकंड मेंबर बताइए, थर्ड मेंबर कौन होगा, फोर्थ मेंबर कौन होगा। तो याद रखना है कि जैसे अगर आप बामर की बात करें तो हमें पता है 2 में आना है, तो 2 में कहां से, 3 से आएगा, 2 में पहला मेंबर, 4 से 2 में दूसरा मेंबर, 5 से 2 में तीसरा मेंबर, 6 से 2 में चौथा मेंबर। इस तरीके से पाश्चन की बात करते हैं, लाइमन बामर पाश्चन तीसरा वाला, तो तुम्हें पता है 3 में आना है, तो 4 से 3 में पहला मेंबर, 5 से 3 में दूसरा मेंबर, 6 से 3 में तीसरा मेंबर, 7 से 3 में चौथा मेंबर। इस तरीके से आपने अलग अलग मेंबर है। तो सीरीज लिमिट की अगर बात करता है तो सीरीज लिमिट का मतलब 2 वेवलेंथ की बात करेगा। लिमिट कहां से कहां तक होगी, स्टार्टिंग वेवलेंथ, लास्ट वेवलेंथ क्या होगी। तो आपको उस सीरीज का पहला मेंबर, अगर आपसे बोलेगा कि डिफाइन द सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, तो आपने कहना है कि पहला मेंबर 2 से 1 में जंप कर रहा है, तो आप यहाँ पे एक बार 2 से 1 की सॉल्व कर दो और एक इन्फिनिटी से 1 में जंप कर दो। 2 से 1 और इन्फिनिटी से 1 जो 2 वेवलेंथ आएंगी, 2 से 1 रखने पे एक वेवलेंथ आएगी, इन्फिनिटी से 1 रखने पे दूसरी वेवलेंथ आएगी। तो जो 2 वेवलेंथ आ रही है इसका मतलब वो सीरीज लिमिट हो गई। लाइमन सीरीज आपकी वहां से वहां तक लाई करती है। फिर बामर की बात करता है तो पहला मेंबर 3 से 2 में मिल रहा है पहला मेंबर, तो पहला जैसे अगर सीरीज लिमिट की वो बात आपसे करें तो कैसे सीरीज लिमिट कहता है, देखो आपसे अगर पूछ दिया जाए, मान लो सीरीज लिमिट पूछा है, सीरीज लिमिट, तो आपको पता है कि लाइमन के लिए पूछता है मान लो मुझसे, तो मुझे पता है कि फर्स्ट मेंबर कब मिलेगा, जब मैं 2 से 1 में जंप कराऊंगा, और लास्ट मेंबर कब मिलेगा मुझे, जब मैं इन्फिनिटी से 1 में जंप कराऊंगा। तो मैं यहाँ से 2 वेवलेंथ के, इसको सॉल्व करूंगा, एक वेवलेंथ निकल जाएगी, इसको एक वेवलेंथ सॉल्व करूंगा, 2 निकल जाएगी। तो ये जो 2 वेवलेंथ आएंगी, मान लो ये 2000 आती है फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, और ये 7000 आती है, एग्जाम्पल है खाली, हाँ 7000 आएगी नहीं, तो ये आपकी सीरीज लिमिट होगी कि 2000 से 7000 के बीच में लाएगा। 7000 से 2000 जो भी पहले वैल्यू आएगी उसको रख करके आप चेक कर सकते हैं। तो
फिलहाल ये सारी चीज़ों को आप नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।